हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का, और ये बेसिक केमिस्ट्री है जो कि बेसिकली आपको अब जो आप 11th और 12th की क्लास में, मतलब यहाँ से आगे जो भी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे वो केमिस्ट्री में जो आज का लेक्चर है और इसके बाद के 2 लेक्चर हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। अगर आपने ये मिस किए तो समझो फिर आपको जो ये वाली केमिस्ट्री है, इससे आगे जो पढ़ोगे केमिस्ट्री, वो पूरा समझ आने वाला नहीं है। देखो बच्चे, क्या है कि मैंने क्या बताया आपको, आज का हमारा जो टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम एलिमेंट, कि हम एक एटम को या एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो टॉपिक का नाम है। लेकिन अभी आपको समझना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। पढ़ ये रहे हैं, हमने इससे पहले बेसिकली मैंने आपको क्या बताया कि केमिस्ट्री में हम स्टडी किसकी करते हैं, मैटर की। अब मैटर के अंदर क्या है, कोई भी चीज़ है वो बना हुआ किससे, एटम से है। अब फिर हमने पढ़ा कि एक एटम के अंदर क्या क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके सब एटॉमिक पार्टिकल में, जो कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब जिस पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ये आपने ऐसे समझना है जैसे कि सोलर सिस्टम है हमारा, ये हमारा क्या है, सन, और इसके इर्द गिर्द जैसे सैटेलाइट्स मूव करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो घूम रहे होते हैं अपने अपने शेल्स में। वो शेल्स हम अलग से पढ़ेंगे क्या होते हैं, अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसके इर्द गिर्द जो घूमते हैं सराउंडिंग में, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसके सेंटर में जो पॉजिटिव पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इन दोनों को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लॉन्स। इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। प्रोटॉन के ऊपर हमने पढ़ लिया कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है। अब हमें ये देखना है कि अगर ये सारी चीज़ें हैं एटम में, तो ये कितनी हैं और कहाँ हैं, और उनको हम कैसे स्टडी करेंगे। ठीक है। अगर हम बात करें कि एक एटम के अंदर, एक सब्सटेंस के, एक मैटर के, एक एलिमेंट के सबसे छोटा पार्ट जो एटम है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि जो प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं एक न्यूट्रल एलिमेंट में, एक न्यूट्रल एलिमेंट में, चार्ज पे नहीं। मान लो हमारे पास एक न्यूट्रल एलिमेंट है, Z को मान लो, X को मान लो, सॉरी, X को मान लिया आपने एक न्यूट्रल एलिमेंट, ये एटम है एक एलिमेंट का। ठीक है। अब इस X के अंदर, मतलब इस एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं, जो न्यूट्रल एलिमेंट होता है, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी। क्या होता है बच्चे, कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव, वो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। अब एक एलिमेंट के अंदर, एक एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ऑब्वियस सी बात है, जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उतने ही क्या हैं, प्रोटॉन्स हैं। अब हम कहें कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं या कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। बच्चे समझना है अपने को अच्छे से, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। के एक एलिमेंट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं या कितने प्रोटॉन हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। और फिर याद रखना है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। क्यों, वो न्यूट्रल तभी होगा कि जितने नेगेटिव चार्ज होंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज होंगे, तो हमारे पास एक न्यूट्रल एटम बनेगा, न्यूट्रल एलिमेंट। और हर एक चीज़ जो होती है वो यूजुअली न्यूट्रल फॉर्म में होती है। ठीक है। अब उसमें जितने प्रोटॉन्स होते हैं और जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसका क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया। अगर हमने एलिमेंट को मान लिया या एटम को मान लिया x, तो z क्या है हमारे पास, हम लिख सकते हैं z जो है, इससे हमने रिप्रेजेंट क्या किया है, z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने प्रोटॉन हैं एलिमेंट x के अंदर,
उसके एटम के अंदर कितने प्रोटॉन हैं या कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया Z से। वो तो Z क्या है हमारे पास? एटॉमिक नंबर। याद रखना है बच्चे ये चीज़ बार बार कि अब टर्म एटॉमिक नंबर ही यूज़ होगी, तो आपको याद रखना है कि एटॉमिक नंबर कहने का मतलब ये है कि उस एटम के अंदर कितने प्रोटॉन हैं या कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और दोनों का नंबर जो है वो क्या होता है? सेम होता है, ठीक है, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब एक तीसरी चीज़ बच गई, दैट इज़ न्यूट्रॉन, कि जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। लेकिन अब क्या है न्यूक्लियस के अंदर? ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर मैंने क्या बोला? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। अब प्रोटॉन जो होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इनका जो सम है, इनका जो सम है उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास। उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास। बच्चे अच्छे से समझना है कि एक एलिमेंट के अंदर कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, उसको हमने क्या कहा? एटॉमिक नंबर। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। उन दोनों का सम जब हम निकालते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का जब हम टोटल लेते हैं और टोटल कितने न्यूट्रॉन्स हैं, वो जब हम उनको कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास निकलता है एटॉमिक मास। उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास, या हम उसे मास नंबर भी कहते हैं, मास नंबर भी कहते हैं। अब जैसे Z हो गया एटॉमिक नंबर, तो A हो गया हमारे पास क्या? मास नंबर, एटॉमिक मास। तो एक एलिमेंट को हमने क्या से रिप्रेजेंट किया? न्यूट्रल एलिमेंट को, ये न्यूट्रल एलिमेंट है, ये इसका Z इज द एटॉमिक नंबर, मींस उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन या कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, और उस एलिमेंट के अंदर, उस एटम के अंदर जितने प्रोटॉन हैं उनके बीच में जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, जब हम ऐड करेंगे तो जो टोटल कैलकुलेटेड हमारे पास नंबर आएगा, वो उसको हम क्या कहेंगे? एटॉमिक मास या मास नंबर, ठीक है बच्चे। तो मास नंबर को हमने किससे रिप्रेजेंट किया? A से, ठीक है। और एटॉमिक नंबर को हमने किससे रिप्रेजेंट किया? Z से। यही है रिप्रेजेंटेशन। अब ये क्यों ज़रूरी है ये आपको याद रखना है, और स्पेशल हम इन्हीं टर्म से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। Z इज़ द, Z के एक स्पेशल टर्म है, ये एवं नहीं लिखी है Z, ये Z क्या है? एटॉमिक नंबर है। और ये A क्या है? इसका एटॉमिक मास है, ठीक है बच्चे। अब क्या है कि ये तो हमें पता चल गया कि एक एलिमेंट के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स पता है, और ऑब्वियस सी बात है उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हाँ तो बच्चे, अब अगर हमें इलेक्ट्रॉन का पता है, प्रोटॉन का पता है, तो क्या हो गया बच्चे कि Z इज जो होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अगर हमें निकालने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें निकालने हैं, तो क्या है? इज इक्वल टू A माइनस Z, A माइनस Z। ये याद रखना, A माइनस Z क्या हो गया? एटॉमिक मास माइनस उसका जो क्या है? एटॉमिक नंबर। मतलब हमें एक एलिमेंट के अगर इलेक्ट्रॉन पता है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। मान लो एक एलिमेंट है हमारे पास, उसके 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन हैं, ऑब्वियस सी बात है उसमें कितने प्रोटॉन होंगे? 6 प्रोटॉन होंगे, ठीक है। तो 6 + 6 क्या हो गया? 12। तो 12 क्या है? इसका Z एटॉमिक नंबर, Z क्या है? इसका एटॉमिक नंबर। तो क्या होगा? A क्या होगा? A जो है, देखो बच्चे, मुझे लगता है कि जो अभी का कुछ पोर्शन था वो वीडियो में नहीं आया है, तो आपको मैं फिर से ये जो एग्जांपल मैंने दिए इसको रिपीट करा देता हूँ। देखो आपको पता चल गया कि एक एटम के अंदर जो है वो Z जो है उसका एटॉमिक नंबर है, और A क्या है? उसका एटॉमिक मास है।
और जेड एटॉमिक क्या हो गया बच्चे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं या नंबर ऑफ क्या है इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस सॉरी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इक्वल होते हैं, ये याद रखना है। और ये क्या है इसका एटॉमिक मास, ये क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, अब मान लो एक एलिमेंट के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या मान लो हम एक एलिमेंट लेते हैं कार्बन, ये कार्बन का एक एटम है। अब कार्बन के एक एटम को क्या करते हैं हम रिप्रेजेंट, हमें पता है कि C612, समझना है अच्छे से। तो ये 6 क्या हो गया बच्चा इसका, ये 6 हो गया इसका एटॉमिक नंबर, ये 6 इसका क्या है एटॉमिक नंबर, अच्छे से समझना है ये। और ये 12 जो इसके ऊपर लिखा होता है, ये इसको हमने क्या कहा एटॉमिक मास या मास नंबर। ठीक है, अब अभी मैंने आपको बताया कि एटॉमिक नंबर मींस क्या हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब हमें पता चल गया कि इस 6 का क्या मतलब है, इस 6 का मतलब है कि इस एलिमेंट के अंदर क्या है 6 इलेक्ट्रॉन हैं और 6 क्या हैं प्रोटॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 क्या हैं प्रोटॉन्स हैं। अब 12 जो है वो इसका क्या है एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमने फाइंड करने हैं, तो क्या है एटॉमिक नंबर इसका क्या है ना, सॉरी ए क्या ए इसका एटॉमिक मास इसका क्या है 12 माइनस एटॉमिक नंबर इसका क्या है 6। ठीक है, तो 12 माइनस 6 हम क्या इसका निकाल लेंगे कि इसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स हैं वो कितने हैं 6 न्यूट्रॉन्स हैं। तो हमें पता चल गया कि अब कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये इसके इक्वल हों, ये ज़रूरी नहीं है कि इसके न्यूट्रॉन्स इसके इक्वल हों, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स हैं, ये बात श्योर है। ठीक है, अब मान लो हम एक एलिमेंट और ले लेते हैं, आटम ले लेते हैं एलिमेंट का। ये जो एलिमेंट ऐसे रिप्रेजेंट किया होता है, ये एक एलिमेंट का एक आटम होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे 8 है और यहाँ पे क्या है 16 है। ठीक है, तो इट मीन्स इस ऑक्सीजन के अंदर क्या है, श्योर है हमें कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उतने ही क्या हैं 8 प्रोटॉन्स हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसके न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो हम क्या करेंगे n इज इक्वल टू ए माइनस जेड। अब ए इसका क्या है एटॉमिक मास, ये आपको एटॉमिक नंबर भी पता होना चाहिए और मास नंबर भी, मैंने आपको पहले ही बताया ये चीज़ें आपको मिनिमम अभी फर्स्ट 30 to 50 एलिमेंट्स तक, 1 से लेके 50 एलिमेंट तक ये आपको याद होना चाहिए एटॉमिक नंबर और उसका एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक नंबर जो होता है उसका ऑलमोस्ट डबल, कई बार इक्वल होता है और कई बार उससे ज़्यादा भी होता है जो उसका मास नंबर होता है। अब मास नंबर इसका कितना है 16 माइनस जेड क्या है इसके अंदर इसका एटॉमिक नंबर, तो क्या निकल गया इसके अंदर भाई, इसके अंदर कितने हैं 8 न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो क्या हो गया हमें पता चल गया कि ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 प्रोटॉन्स हैं और 8 क्या हैं न्यूट्रॉन्स हैं। ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हों, ये अलग भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया। अब देखो दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो क्या है, हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक एटम में, प्रोटॉन्स होते हैं एक एटम में और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमने पढ़ ली। और क्या क्या कहते हैं कि, और ये भी हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, हमने इससे पहले जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किया और उसके बाद डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किया, तो साथ में मैंने आपको जो स्टडी मटेरियल भेजता रहा हूँ, उस स्टडी मटेरियल में मैंने आपको क्या बताया कि आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो भेजी गई थी कि आपको ये चीज़ें याद करनी है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, मास ऑफ प्रोटॉन्स कितना होता है, जो मैं साथ साथ में भेजता रहा हूँ आपको।
तो क्या होता है बच्चे कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमने फाइंड किया आज तक, ठीक है, जो वैल्यू है वो क्या निकली थी हमारे पास, 0.005 0.0548 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला था। ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, हमने नहीं इसका मास जो है वो कैलकुलेट किया, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है ये। तो आपको इसको क्लेम करना है। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मैंने आपको चार्ज भी भेजा हुआ है, और वो आपको पता है कितना होता है, -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। वो क्या है, इसका चार्ज है। ठीक है, इतना ही इसका मास होता है। चार्ज किसका होता है, प्रोटॉन का। लेकिन क्या है कि इसके साथ हम माइनस यूज़ करेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ, सॉरी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन के साथ हम पॉजिटिव यूज़ करेंगे। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 0.00548, मतलब बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल। इसको हम मान सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली ये क्या है, ज़ीरो ही है, बिल्कुल इतना मास। अब जो कैलकुलेटेड वैल्यू है किसकी, मास ऑफ प्रोटॉन की, ठीक है, वो कितनी है, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ये है मास ऑफ 1 प्रोटॉन, तो वो कितनी है, 1.007 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हैं, जैसे ये था 0.00, तो हमने इसको ज़ीरो ही कंसिडर किया। ये 1.0070, तो इसको हमने अप्रॉक्सीमेटली मान लिया 1 AMU। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, 1 AMU एक प्रोटॉन का मास होता है। अब बच्चे तीसरी चीज़ जो हमने फाइंड की वो क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो एक न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 1.008 AMU। ठीक है, देखो मास में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, तो इसको भी हमने अप्रॉक्सीमेटली क्या मान लिया, 1 AMU। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन इतना होता है, और इसको हमने अप्रॉक्सीमेटली जो है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 होता है, और मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो 1 AMU होता है, और मास ऑफ न्यूट्रॉन 1 AMU होता है। यही वजह है कि मास नंबर जो होता है हमारे पास, जिसको हम एटॉमिक मास कहते हैं, कि एक एटम का मास कितना है, वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, नंबर ऑफ प्रोटॉन के ऊपर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के ऊपर। ठीक है, यही पढ़ा ना हमने कि एटॉमिक मास इसके बराबर है, ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कि कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने क्या हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, उसको हमने क्या कहा, एटॉमिक मास। तो मास एक्चुअली है क्या है कि एक एटम का वेट कितना है, वजन कितना है, वो डिपेंड करेगा उसके प्रोटॉन के ऊपर और न्यूट्रॉन के ऊपर। तभी तो मान लिया हमने कि जो एक एटम का मास होता है वो इन दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, प्रोटॉन पे और न्यूट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन पे क्यों नहीं करता, हालांकि वो भी एटम के अंदर ही होती है। तो क्वेश्चन ये रेज होता है कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो उसके हमने मास नंबर में सिर्फ यही क्यों कैलकुलेट किया कि उसमें प्रोटॉन्स कितने हैं और न्यूट्रॉन्स कितने हैं। वो यही वजह है कि जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, जो कैलकुलेटेड वैल्यू जो है हुई, वो इलेक्ट्रॉन की ज़ीरो है। तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, नेग्लिजिबल है। तो मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में एक एग्जांपल दी थी कि अगर हम देखें एक हाथी और चींटी को कंपेयर करें, तो चींटी का मास जो है, वेट है, वो हाथी के आगे कुछ भी नहीं है। एक वेट तो है, कुछ तो वैल्यू है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन की कुछ तो वैल्यू आई, लेकिन हाथी के आगे कुछ भी नहीं है। तो वैसे ही इस 1 के आगे ये 0 कुछ नहीं है। ये इसका मास जो होता है वो डिपेंड करता है कि उस एटम के अंदर प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज़ है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, बाकी जो है हम इसके बाद जो आगे वाले टॉपिक्स है वो कवर करेंगे। ये आपको पूरे चीज़ें जो हैं वो अच्छे से याद होनी चाहिए
कि एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, उनको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी टर्म्स को क्या कहते हैं। मान लो मैं फिर से जाते जाते आपको एक एग्जांपल और दे जाता हूँ, जैसे क्या है क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन के ऊपर क्या लिखा होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 17। ठीक है, ये इसका क्या है Z, और 35 इसका क्या है बच्चे, मास नंबर है, अभी हमने पढ़ा। तो आपको कोई पूछे या कोई पूछे क्या, ये सारी टर्म्स आगे यूज होंगी और हर एक चीज़ आपको मैथमेटिकली फाइंड करनी है, तो उसके लिए पता होने चाहिए हमें। आप इसको देखने से ये पता चल गया कि ये क्लोरीन एलिमेंट का एक एटम है और ये 17 इसका क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है। मतलब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन से बचे, 17 इलेक्ट्रॉन से, और क्या है, 17 प्रोटॉन से। ये इसका एटॉमिक नंबर है। और एटॉमिक मास क्या है, इसका 35 है। तो हमने इलेक्ट्रॉन्स का भी हमें इसको देखते ही पता चल गया और प्रोटॉन्स का भी। अब हमें ये तो नहीं पता चला कि इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो न्यूट्रॉन्स को आपने फाइंड किया n इज इक्वल टू a माइनस जेड। ठीक है, तो a क्या है इसका एटॉमिक मास, 35 माइनस 17 क्या है इसका एटॉमिक नंबर। तो इसको जब हम करेंगे 35 में से 17 करेंगे तो क्या आएगा, 18 आएगा। ठीक है, तो इट मीन्स इसमें क्या हुए, तो बच्चे हमें पता चल गया कि इट मीन्स इसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने, 18 हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको जब एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता होगा तो आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, और फिर आपको फाइंड करना है उसमें न्यूट्रॉन कितने हैं। और फिर आपको ये पता होना चाहिए कि उनका मास कितना है, उनका चार्ज कितना है। और हर एक एलिमेंट जो है यूजली इस फॉर्म में जो लिखी होती है, जो सिंपली लिखी होगी, मान लो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये एक न्यूट्रल एलिमेंट है। ठीक है, तो इस केस में इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। अब देखो हाइड्रोजन का केस थोड़ा क्या है, देखो हाइड्रोजन का क्या है, 1H1 लिखा होता है ना 1H1, कि इसका एटॉमिक नंबर भी क्या है, 1 है, और इसका मास नंबर भी क्या है, 1 है। तो मास नंबर इसका क्या है, A, एटॉमिक नंबर इसका क्या है, Z। मीन्स इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हैं, 1 है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हैं, 1 है। ठीक है, लेकिन हमें इसमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो जब हम फाइंड करेंगे तो हमें निकलेगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, कि एटम के अंदर, हाइड्रोजन के एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स होते ही नहीं है। ठीक है, एक न्यूट्रल फॉर्म में। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे ये अलग फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है हाइड्रोजन जो है, वो आइसोटोप्स हैं उसके, वो हम अलग से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि ये न्यूट्रल एलिमेंट है। लेकिन दूसरी चीज़, अगर आप एलिमेंट को इस फॉर्म में देखें कि मान लो x, हमने x से रिप्रेजेंट किया ना किसी भी एलिमेंट को, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन वगैरह, तो इट मीन्स वो क्या है, न्यूट्रल है। लेकिन अगर उसके ऊपर कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया, ये बच्चे क्या है, कैटाइन है, हेटाइनिक फॉर्म में। और नेगेटिव चार्ज के मतलब इसका क्या है, एनाइनिक फॉर्म में है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है समझना है ये, हेटाइनिक फॉर्म में है मीन्स इसने, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज 1 है, मीन्स अपना इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, लूज किया है। और नेगेटिव का क्या मतलब हो गया, कि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या है, गेन किया है। अब मान लो यहाँ पे 2 पॉजिटिव होता है, तो मीन्स इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लॉस किए हैं। अगर 3 यहाँ पे 3 नेगेटिव होता है, तो इट मीन्स इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गेन किए हैं। तो जितना जितना नंबर साथ में दिया होता है पॉजिटिव के साथ, उतने उतने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होते हैं, उतने उतने गेन किए होते हैं। जैसे मान लो Na पॉजिटिव। ठीक है, अगर हम सिंपल देखें Na, तो ये Na किस फॉर्म में है, X, तो ये क्या है, न्यूट्रल एलिमेंट है। और ये किस फॉर्म में, X पॉजिटिव, मीन्स ये किस फॉर्म में, एटाइनिक फॉर्म में। तो इस Na का हमें पता है कि इसके एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। ठीक है, इसका क्या होता है, 11 होता है। मीन्स इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इट मीन्स इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 11 क्या हैं, प्रोटॉन्स हैं। तो यहाँ पे अगर हमने देखना है, ये न्यूट्रल फॉर्म में नहीं है, ये कैटाइनिक फॉर्म में, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ कि Na पॉजिटिव की फॉर्म में आ गया, मीन्स इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। तो पहले इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 11,
तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बच के 10। तो अब Na पॉजिटिव का एटॉमिक नंबर 11 नहीं है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 10 के। इट मीन्स इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है 10। समझ गए आप। तो ये आयनिक फॉर्म में है। अगर मान लो Cl नेगेटिव है तो Cl नेगेटिव का क्या मतलब हुआ, बच्चे समझ रहे हैं कि इसका न्यूट्रल एलिमेंट कौन सा है Cl। तो Cl का क्या है 17 एटॉमिक नंबर होता है। तो क्लोरीन का तो 17 एटॉमिक नंबर मीन्स इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। Cl नेगेटिव का क्या मतलब हो गया कि ये इसकी एनाइनिक फॉर्म है जिसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है गेन किया है। तो क्या हो गया 17 प्लस 18 जो होता है 1 जो होता है एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया तो कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए Cl नेगेटिव के पास। अब इसका Cl नेगेटिव का एटॉमिक नंबर जो है वो 18 है ना कि 17 रहा। तो जहाँ जहाँ पॉजिटिव चार्ज को देखोगे वहाँ वहाँ आपने वहाँ से एक मान लो जैसे कि Cl या मान लो Cl2 नेगेटिव देखते हो, हालांकि इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करता, फिर भी देख लो Cl2 नेगेटिव। तो इट मीन्स इसका क्या मतलब हो गया कि क्लोरीन के खुद के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 17 है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें और क्या हो गए गेन हो गए। क्यों हमें कैसे पता है इसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके एटॉमिक नंबर क्या है 17। तो कितने हो गए अब 19 हो गए। ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपने इस लेक्चर को जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा तो आपको आगे वाला बिल्कुल भी पूरी जो हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे अप्लाइड केमिस्ट्री जो हमने स्टार्ट की है वो आपको समझ आने वाली नहीं है। थैंक यू।